नमस्कार। मैं डॉक्टर सरवण सैनी। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे जापान का सम्राट। जैसा कि आपको पता होगा, जापान एशिया का एक देश है जहां ब्रिटेन की तरह संवैधानिक राजतंत्र है। यानी जापान का राष्ट्र प्रमुख आज भी सम्राट होता है और सम्राट का पद जो है वो निर्वाचित न होकर वंशानुगत है, वो होता है। संपूर्ण जापानी शासन प्रणाली का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष सम्राट ही है, वो होता है। यद्यपि सम्राट की शक्तियाँ जो है वो नाम मात्र की होती हैं, औपचारिक होती हैं। शासन की वास्तविक शक्तियों का प्रयोग जो है वो लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री और संसद है वो करती है। जापान का जो राजवंश है वो एशिया का सबसे पुराना राजवंश माना जाता है। जापानी लोगों का मानना है कि उनका राजवंश 2600 साल पुराना है और उनके राजवंश की स्थापना है वो अब से 2600 साल पहले उनके प्रथम सम्राट जिम्मू तेनो ने की थी। और जापानी लोगों की ये मान्यता है कि उनका पहला राजा जिम्मू तेनो सूर्य देवता का पुत्र था और तभी से जापानी लोग हैं वो अपने राजाओं में देवताओं का अंश देखते हैं। जापानी लोग अपने राजाओं को भगवान की तरह वो मानते हैं और उसके प्रति असीम आस्था व श्रद्धा है वो रखते हैं। जापान का वर्तमान सम्राट जो है वो इसी राजवंश का 126वां सम्राट है। वर्तमान सम्राट का नाम है नारुहितो, जो कि 2019 में ही जापान का सम्राट है वो बने हैं। इनसे पहले इनके पिता थे सम्राट अकीतो है, वो सम्राट थे और उन्होंने 85 वर्ष की उम्र में अपनी वृद्धावस्था के कारण राजपद त्याग कर अपने पुत्र नारुहितो को सम्राट बनाया। तो वर्तमान सम्राट जिनकी चित्र आप जो है स्क्रीन पर देख रहे हैं, सम्राट नारुहितो। अब बात करते हैं अपन जापान में सम्राट की संवैधानिक स्थिति का। तो जापान में मौजूदा संविधान लागू होने से पहले का जो संविधान था उसका नाम मेजी संविधान था, जो दूसरे विश्व युद्ध तक जापान में लागू था। मेजी संविधान के अंतर्गत राजा को असीम शक्तियाँ प्राप्त थी। संविधान के द्वारा राजा को दिव्यता यानी देवता का रूप प्रदान है वो किया गया था। समस्त शक्तियाँ चाहे वो विधायी हों चाहे वो कार्यपालिका हों वो राजा में ही निहित थी। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान की पराजय के बाद जनरल मैकआर्थर के निर्देशन में जब जापान का नया संविधान लिखा गया, तब उस नए संविधान के माध्यम से जापान से सम्राट के पद को समाप्त करने का प्रयास किया गया। लेकिन जापानी लोग अपने राजाओं को भगवान की तरह देखते हैं, इसलिए जापानी जनता ने इसका विरोध किया और जापानी जनता की भावनाओं का सम्मान करते हुए जापान के नए संविधान में सम्राट के पद का प्रावधान है वो किया गया। लेकिन इस नए संविधान में राजा की जो दिव्यता थी, राजा की जो विशेष शक्तियाँ थीं वो छीन ली गई और राजा का मानवीकरण कर दिया। राजा को एक साधारण इंसान है वो बना दिया और जो शक्तियाँ मेजी संविधान के द्वारा राजा को दी गई थी वो विशेष शक्तियाँ राजा से छीन ली गई। नए संविधान के माध्यम से नए संविधान में राजा को केवल शासन का नाम मात्र का प्रमुख बनाया गया है और राजा की जो शक्तियाँ थी वो राजा से छीनकर लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल और डाइट को वो प्रदान कर दी गई। तो वर्तमान समय में जापान में सम्राट जो है वो केवल नाम मात्र का प्रमुख होता है। शासन की शक्तियों का प्रयोग सम्राट के नाम से किया जाता है, लेकिन शासन की शक्तियाँ चाहे विधायी हो, चाहे कार्यपालिका हो, चाहे अन्य कोई शक्ति हो, उन शक्तियों का प्रयोग करने में सम्राट की कोई भूमिका नहीं होती है। और चूँकि जापान एक संसदीय शासन प्रणाली है और संसदीय शासन प्रणालियों में एक नाम मात्र के प्रमुख की आवश्यकता होती है और जापान का जो सम्राट है वो उसी नाम मात्र की प्रमुख की भूमिका का निर्वाह है वो करता है। तो जापान में सम्राट का पद जो है वो संसदीय शासन की अनिवार्यताओं को भी पूरा है वो करता है। और जापान का जो पद है वो वंशानुगत होता है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 2 में उत्तराधिकार का उल्लेख किया गया है। सम्राट के बाद सम्राट का पुत्र है वो सम्राट है वो बनता है।
अब बात करते हैं सम्राट की शक्तियों की। तो जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि सम्राट केवल नाम का प्रमुख होता है, शासन के सभी कार्य उसके नाम से किए जाते हैं, लेकिन कार्यों को करने में वास्तविक भूमिका जो है वो मंत्रिमंडल और अन्य लोकतांत्रिक संस्थाओं की होती है। लेकिन सम्राट के संविधान के द्वारा सम्राट को जो शक्तियाँ सौंपी गई हैं सैद्धांतिक रूप से, उनका उल्लेख अपन अब आगे करेंगे। सम्राट की इन औपचारिक शक्तियों को कई भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे सर्वप्रथम है सम्राट की कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। कार्यपालिका के क्षेत्र में सम्राट का सबसे महत्वपूर्ण काम होता है कि वह प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है। लेकिन यहाँ ये बात मैं बता दूं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति में सम्राट के विवेकाधिकार का कोई अर्थ नहीं होता। जापान में डाइट के द्वारा मनोनीत व्यक्ति को ही सम्राट जो है वो प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। उसकी प्रधानमंत्री की नियुक्ति में स्वयं की इच्छा का कोई महत्व नहीं होता। और प्रधानमंत्री की नियुक्ति के बाद प्रधानमंत्री के परामर्श पर सम्राट अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही वह राज्य के अन्य उच्च पदाधिकारियों, राजदूतों, सेनाध्यक्षों आदि सब की नियुक्ति वह प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है। अब आगे है विधायी शक्तियाँ या व्यवस्थापिका संबंधी शक्तियाँ। व्यवस्थापिका के क्षेत्र में सम्राट डाइट के विशेष अधिवेशन है वो बुलाता है और डाइट जो कि जापान की संसद है उसके सदनों के द्वारा जो विधेयक पारित किए जाते हैं उन पर अपनी औपचारिक सहमति देता है और उन कानूनों की डाइट के द्वारा पारित कानूनों की घोषणा है वह करता है। इसके अलावा सम्राट है प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर डाइट के निम्न सदन को भंग भी है वो करता है। यद्यपि भंग करने की शक्ति का प्रयोग है वो सम्राट प्रधानमंत्री के परामर्श से ही करता है और प्रधानमंत्री के परामर्श मानने से वह इनकार नहीं कर सकता। अगली शक्ति है न्यायपालिका संबंधी शक्तियाँ। तो न्यायपालिका के क्षेत्र में सम्राट को दो अधिकार प्राप्त हैं। एक तो वह प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है और इसके अलावा वह जो प्रधानमंत्री के परामर्श पर ही न्यायपालिका से सज़ा प्राप्त व्यक्तियों को क्षमादान देने का काम भी करता है। और अगली जो शक्ति है सम्राट की वह होती है उपाधियों का वितरण करना। प्राय हर देश में नागरिकों को उनके विशेष योगदान के बदले में राज्य के द्वारा कुछ सम्मान सूचक उपाधियाँ प्रदान की जाती हैं। इस प्रकार की उपाधियाँ जापान में भी प्रदान की जाती हैं और ये उपाधियों का वितरण का जो कार्य है वो सम्राट के हाथों से वहाँ करवाया जाता है। इसके अलावा जो और जो महत्वपूर्ण कार्य होता है सम्राट का वो होता है कि वह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आयोजनों में जापान का प्रतिनिधित्व भी करता है। जापान में आने वाले विदेशी राष्ट्राध्यक्षों का सम्मान भी करता है। प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर वह अन्य देशों में जापान के राजदूतों की नियुक्ति करता है। जापान में आने वाले अन्य देशों के राजदूतों को वह प्रमाण पत्र प्रदान करता है और जापान के द्वारा की जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय संधियों की घोषणा भी है वो करता है। तो ये है जापान के सम्राट की औपचारिक शक्तियाँ। अब अपन बात करते हैं वर्तमान में विश्व के दो मुख्य देश हैं जहाँ संवैधानिक राजतंत्र है, एक ब्रिटेन और एक जापान। तो यहाँ अपन चर्चा करेंगे कि ब्रिटेन और जापान के सम्राट की संवैधानिक स्थिति में है वो क्या अंतर है। तो ब्रिटेन में भी संवैधानिक राजतंत्र है, जापान में भी संवैधानिक राजतंत्र है, लेकिन दोनों देशों के राजा के पद में कुछ अंतर है। वो अंतर इस प्रकार से है। पहला अंतर ये है कि ब्रिटेन में सम्राट का जो पद है वह परंपरा पर आधारित है, कहीं भी सम्राट के विषय में लिखा गया नहीं है संविधान में। लेकिन जापान का संविधान पूरी तरह से लिखित है, इसलिए जापान के सम्राट का जो पद है वो संविधान और संविधान के कानूनों पर आधारित है। ब्रिटेन का सम्राट कुछ मामलों में स्वविवेक की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन जापान के सम्राट को ऐसी शक्तियाँ प्राप्त नहीं हैं।
ब्रिटेन का सम्राट नई संपत्ति अर्जित कर सकता है और अपनी संपत्ति को बेच सकता है, लेकिन जापान के सम्राट को ये शक्ति भी प्राप्त नहीं है। ब्रिटेन के सम्राट को सरकार को चेतावनी और परामर्श देने का अधिकार है, लेकिन जापान के सम्राट को ये अधिकार है वो नहीं है। तो ये है जापान और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री में अंतर।